अगर मनुस्मृति में दलितों को धन बनाना मना है तो दलितों की ड्यूटी है कि वो धन बनाए। पॉलिटिकल पावर हर चीज लाके दे देगा आपको। आप एजुकेशन में नहीं जाएंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, तो आपकी सत्ता रहेगी, व्यवस्था किसी और की रहेगी। सत्ता और व्यवस्था की लड़ाई है। अगर 1 लाख सिपाही की भर्ती यूपी में नहीं हुई तो इसका मतलब सिर्फ 50,000 SC ST OBC का नुकसान हुआ, 50,000 अपर कास्ट का नुकसान हुआ। तो जितना पीछे जाएंगे उतना ही पीछे दलितों के साथ साथ अपर कास्ट भी जाएगा। RSS का अतीत के प्रति अथाह प्यार है कि कैसे हम पिछले जमाने में चले जाएं, क्योंकि पिछले जमाने का मतलब अपर कास्ट का शासन। बाबा साहब के बाद किसी एक दलित लीडर का आप नाम बताइए या याद करिए जिसके मिशन में फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और नौकरी प्रमुख रहा हो। मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हो सकता हूँ जी। ऐसा नहीं कि खाना पीना बंद कर देंगे। नहीं, यू हैव ऑल डेमोक्रेटिक राइट टू डिसएग्री विद मी। कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 2 बार के लैंड सीलिंग एक्ट के द्वारा द्विजों की कमर तोड़ दी। जमींदारों, पैसे वाले पूंजीपतियों की, सबकी। अपर कास्ट को कांग्रेस ने कमजोर कर दिया। दलितों को एजुकेशन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप अवसर प्रदान कर मजबूत किया। तो अब कांग्रेस के लोगों में यह दम नहीं है कि जा के दलित बस्ती में, अहिर बस्ती में, कुर्मी बस्ती में, गुज्जर बस्ती में ये कहें कि जमींदारों के शासन से मुक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के सलाह के आधार पर नेहरू जी ने जमींदारी उन्मूलन करके आपका मुक्ति कर दिया। कांग्रेसियों में यह हिम्मत नहीं है। दुनिया के जो बड़े फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं या स्टेट्समैन होते हैं, सबका एक मिशन स्टेटमेंट, एक विजन दस्तावेज, विजन डॉक्यूमेंट होता है। मसलन 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गौतम बुद्ध, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। रविदास साहब को ले लें, जाति पे उनका जो मिशन स्टेटमेंट है, जात जात के जात है। कबीर साहब को लीजिए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोगर जाले आप ना चले हमारे साथ। फूले साहब, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई। उसी तरीके से कार्ल मार्क्स को देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दुनिया का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। गांधी, हिंद स्वराज। उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर का मिशन स्टेटमेंट, जो विजन था, वह था जातियों का विनाश। वो एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए जातियों का उन्मूलन चाहते थे। बाबा साहब ने अपनी पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसका मैनिफेस्टो भी आया बकायदा, सब डॉक्यूमेंटेड है। दूसरी पार्टी जो बनाई, उन्होंने जात की पार्टी नहीं बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बना, इसका भी एक संदर्भ है। आज़ादी के पहले जो विभाजन की बात चल रही थी, जो रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, उस समय बाबा साहब जब वहाँ के वायसराय से भारत के मिले, तब उनसे पूछा गया कि आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्किंग क्लास तो कोई सामाजिक समूह है नहीं। उस संदर्भ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना। उसके बाद वो पार्टी से चुनाव लड़ा तो नहीं पाए अपने जीवन काल में, लेकिन अंतिम में उन्होंने नाम रखा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अभी इस एपिसोड में वर्तमान में दलित राजनीति की बात करेंगे। स्पष्ट रूप से शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि RSS, हिंदू महासभा, जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जो साथी देखना चाहते हैं आप जाएं, वॉल्यूम 40 उठा लें, कभी पूछेंगे तो पेज नंबर भी बता दूंगा, उसमें घोषणा पत्र है, उसमें आप देख सकते हैं। क्या पोस्ट अंबेडकर एरा में बाबा साहब के इस विजन पर कोई काम हुआ?
धम्म का प्रचार, बाबा साहब बौद्धमय भारत बनाना चाहते थे, तो बौद्धमय भारत बनाने का मतलब चीवर पहनाना भारत को नहीं था। एक साइंटिफिक अप्रोच वाला भारत बनाना था, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भारत बनाना था। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत रखा। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि जो पिछले 50-60 सालों में जो दलित मिडिल क्लास जो तैयार हुआ, बाबा साहब के एफर्ट से, नेहरू के एफर्ट से, इंदिरा गांधी के एफर्ट से, इवन राजीव गांधी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, बाबू जगजीवन राम का पूरा मैसिव कंट्रीब्यूशन है। वो ये था कि जो डॉक्टर अंबेडकर का विजन था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में हो गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट रही, नेहरू जी, इंदिरा जी, बाबूजी तो थे उनके साथ, और राजीव गांधी, तमाम समय पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, शिक्षा का विस्तार हुआ, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम संस्थाएं खोली गई और उसमें बकायदा रिजर्वेशन को लागू किया गया। अब पूरा हो चाहे नहीं, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो गया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी रिजर्वेशन लागू हुआ, तमाम सेल, वेल, गेल, पेट्रोल पंप, गैस तमाम लागू हुआ। आज दलित समाज और राजनीति किस मोड़ पर है? सोशल मीडिया पर मैं पढ़ता हूं तो लोग समझते हैं कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे देना ही दलित मुक्ति का पर्याय है। दलितों में भी जात जात की पार्टी बन गई और सब अंबेडकर का नाम लेते हैं। सबसे बड़े अंबेडकराइट अठावले साहब है महाराष्ट्र के, वो लगातार आरएसएस बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। जीतन राम मांझी, जिनकी करियर शुरू हुई कांग्रेस से, वो भी बीजेपी के पाले में, जबकि इमरजेंसी को डिफेंड करते हैं जीतन राम मांझी। खैर रामविलास पासवान तो थे वो समाजवादियों के साथ, और समाजवाद का इतिहास क्या रहा है एंटी कांग्रेसिज्म में हम जानते हैं, और उनके पुत्र अभी तो खैर हनुमान बन के ही घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा इस देश का, उसमें कई तरह के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, दो इंपॉर्टेंट पार्टी है, बीएसपी से निकले हुए सुहेल देव हैं और पटेल पार्टी है, तमाम तरह की पार्टी जो जातीय अस्मिता के नाम पे जो उभार हुआ, तमाम तरह की पार्टियां बनी हैं उसमें। तो क्या सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी से, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से दलित मुक्ति संभव है? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। चंद्रभान जी हमारे साथ हैं। लगातार आप अंबेडकर नामा और चंद्रभान ऑफिशियल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल नोट कीजिएगा, जाइए और इनको सब्सक्राइब भी कीजिए। चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर और अंबेडकर नामा पर ये चर्चा सुनेंगे। चंद्रभान जी से चलते हैं, आगे फ्लोर इनको देते हैं। चंद्रभान जी, जी जय भीम। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर साहब, बाबा साहब का अध्ययन आपका ज़्यादा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बाद किसी एक दलित लीडर का आप नाम बताइए या याद करिए जिसके मिशन में फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और नौकरी प्रमुख रहा हो। यह बाबा साहब का इमीडिएट गोल था। इसको मैं शॉर्ट टर्म गोल नहीं कहूंगा, इमीडिएट था जो गोल। दूसरा जो है एनिलेशन ऑफ कास्ट। आप डॉक्टर साहब ये बताइए या याद करिए कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद कोई भी दलित लीडर ऐसा है या था जिसका मिशन स्टेटमेंट एनिलेशन ऑफ कास्ट रहा हो। तो यह इस बात पर दलित समाज के भीतर बहुत हद तक बाबू जगजीवन राम जाता है उनका कंट्रीब्यूशन। इमीडिएट वाले में नहीं, वो कास्ट पे भी उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव भाषण किया है। तो उस पर किताब आनी चाहिए। नहीं, वो किताब छप चुकी है, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद साहब ने छापा उनके भाषणों का कलेक्शन। अच्छा, और मैंने पूरा किताब पढ़ा है, तो उसमें बहुत अग्रेसिव। हाँ, तो बाबू जगजीवन राम ऐसा हो सकते हैं, और आज अगर वो भाषण दे देते तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाता। लेकिन और भी बहुत सारे लीडर थे ना आपके स्टेट, बाकी लोग खाली राजनीति, आपके स्टेट के ही इतने नीचे आसमान ऊपर पासमान साहब करके वो भी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते थे। तो उनका मिशन स्टेटमेंट था क्या कोई इस तरह से एनिलेशन ऑफ कास्ट या स्कॉलरशिप, फेलोशिप, नौकरी? किसी नेता के एजेंडा पे नहीं। तो फिर दलित पॉलिटिक्स के मायने क्या हुए? एक बात तो ये, दूसरी बात पॉलिटिक्स के ही मायने क्या हुए?
आज बीजेपी के अमृत काल को अगर हम मान लें कि अपर कास्ट का इससे बढ़िया काल भारत के ज्ञात इतिहास में नहीं। अंग्रेजों के बाद नहीं रहा, या मुगल काल के पहले कभी रहा होगा। तो अगर द्विजों का या सवर्णों का यह स्वर्णिम काल है, सत्ता हाथ में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चारों तरफ। अभी यूपी में होमगार्ड्स की भर्ती थी, 20-22 लाख का कितना पता नहीं लोगों ने अप्लाई किया था। मेरे एक नेफ्यू प्रोफेसर हैं, उनकी ड्यूटी इंचार्ज थे। तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार हमारे यहाँ एक जाति, उनका अंदाजा सबसे अधिक यही रहे होंगे जो होमगार्ड के एग्जाम में आए थे। तो जो दलित समाज में जो ये भूत बीमारी कह सकते हैं, पॉलिटिक्स केवल एक दलाल वर्ग पैदा करती है, और एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो आप थोड़ा डेवलपमेंट को या तो और पुश कर सकते हैं या तो डेवलपमेंट को पीछे कर सकते हैं। जहां तक मेरी समझ है आरएसएस के बारे में, आरएसएस का अतीत के प्रति अथाह प्यार है कि कैसे हम पिछले जमाने में चले जाएं, क्योंकि पिछले जमाने का मतलब अपर कास्ट का शासन, राइट। तो अपर कास्ट का शासन अगर पिछले जमाने में जाए तो फिर जो शहरीकरण हुआ है, जो इलीट वर्ग पैदा हुआ है अपर कास्ट से, जो तमाम चीजों को जो कब्जा नई चीजों पर, आईटी सेक्टर है पूरा, हर जगह शेयर मार्केट है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, तो उसका नुकसान नहीं होगा। अगर 1 लाख सिपाही की भर्ती यूपी में नहीं हुई तो इसका मतलब सिर्फ 50,000 SC ST OBC का नुकसान हुआ, 50,000 अपर कास्ट का नुकसान हुआ। तो जितना पीछे जाएंगे उतना ही पीछे दलितों के साथ साथ अपर कास्ट भी जाएगा। तो अभी जो मैंने उदाहरण दिया है, ये जो एग्जाम हुआ है यूपी में होमगार्ड्स का, तो दलितों को भी समझना चाहिए, और अपर कास्ट का अगर कोई व्यक्ति देखता हो आपका ये चैनल, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पावर सिर्फ एक थाने का, कचहरी का दलाल वर्ग पैदा करता है। PWD के ठेके, इरिगेशन के ठेके का दलाल वर्ग पैदा करता है, और उनकी संख्या कुछ लाख में होती है, बस हजारों में ही, लाख भी नहीं पहुंचेगा। हाँ, अब ये बताइए कि ब्राह्मण बनिया प्राइम मिनिस्टर हुआ था क्या कोई? आप निकल जाइए कनॉट प्लेस में, दरियागंज में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद, चारों तरफ जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यह उस समाज के लोगों के हैं जो कभी भी पॉलिटिकल पावर में स्ट्रांग नहीं रहे। मारवाड़ी समुदाय आपके पास एग्जाम्पल बिल्कुल है ना। हाँ। और सबसे अधिक समय तक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर इस देश में रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपी में 7 मुख्यमंत्री रहे ब्राह्मण। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी, ये सब तो ब्राह्मण ही थे ना। तो ब्राह्मण समाज की कुछ औरतें, महिलाएं क्यों टोनिका सिटी के एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में सिलाई का काम कर रही हैं? क्यों रवीश कुमार के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड जो ATMs में और सोसाइटीज में और फैक्ट्रियों के गेट पर खड़े होते हैं, अधिकतर यूपी बिहार के ब्राह्मण, भूमिहार और ठाकुर हैं? तो यह जो सुलभ इंटरनेशनल में भी जाके देखिए, सुलभ ब्राह्मण बहुत बढ़िया कलेक्शन करता है और उसका सफाई भी अच्छा करता है। देखिए, ब्राह्मण समाज की मेरिट पर भी आपको थोड़ा उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जितना बढ़िया टॉयलेट ब्राह्मण साफ करता है, कंपटीशन वहां पर बिना कंपटीशन के जाता है और टॉयलेट साफ करता है ब्राह्मण, देखा है? अरे कहीं सुलभ शौचालय जाइए, वही थोड़ा केवल कलेक्शन करता है वो।
जब स्टाफ नहीं रहता हो तो अरे हमने स्टडी किया है, नोएडा का एक माल है पैसिफिक माल, और एक जो है माल, सॉरी नोएडा तो पैसिफिक माल दिल्ली में ही है, नोएडा में एक माल है, या पैसिफिक माल भी यूपी में ही है, नोएडा भी यूपी में। उसमें हम समझते हैं कि 30-35% जो नौजवान हैं ऐसे कैप लगा के और सब करके, आजकल तो स्विगी और अभी चल रहा है ना, वो अपर कास्ट के ही हैं। तो पॉलिटिकल पावर हर चीज ला के दे देगा आपको। आप एजुकेशन में नहीं जाएंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, तो आपकी सत्ता रहेगी, व्यवस्था किसी और की रहेगी। सत्ता और व्यवस्था की लड़ाई है। अपने लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, व्यवस्था के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, और इसमें सत्ता और व्यवस्था में जो फर्क है समझ भी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आप समझाने की कोशिश करिए तो वो ऐसे ऐसे देखते हैं। और अब मैं नहीं कोई बुरा शब्द इस्तेमाल करना चाहता। बाबा साहब का जो फोकस था और जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, एजुकेशन नौकरी था फोकस, है ना। स्टेट एंड माइनॉरिटी में ही मैंने पढ़ा है, और तमाम जगह बार बार ये बात उभर के आती है, चाहे और दस्तावेज हो। तो ये दलित समाज में शिक्षा, नौकरी, रोजगार सेकेंडरी अब माना जा रहा है, और सिर्फ पॉलिटिकल पावर को सेकेंडरी में नहीं है ही नहीं कहीं स्कीम में। जिसको देखिए बोलेगा हमको इज्जत नहीं मिला, तो इज्जत मिलने का क्या मतलब है कि इज्जत मतलब खाली एमएलए का टिकट नहीं मिला। अभी जो बहुत सारे कुछ लोग इसमें विद्वान भी हैं जो ये कहते हैं, देखिए राजभर कभी ऑटो चलाते थे, हाँ ऑटोबाजी से वो चला, मशीन सरकारी मशीनरी में बैठा है, और कौन कौन लोग ये करते हैं। अभी क्या हुआ है, पिछले 40-45 सालों में दलितों में एक कोई संगठन बना था, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है, या तो मेरी हिम्मत नहीं उसका नाम लेने की। उसमें यह कहा गया, उससे जो निकला अर्थ कि एक जाति से, ये छोटी सी जाति है, जैसे कोरी समाज है, कोरी समाज से राष्ट्रपति हो गए, तो ऐसा बहुत सारे लोगों को बता दिया गया कि कोरी समाज का राष्ट्रपति हो गया। उन्होंने ही, कोरी समाज नहीं बनाया, जिसने भी बनाया हो, मतलब कोरी समाज का अचीवमेंट देखो, यानी घर घर राष्ट्रपति हो गए कोरी समाज में। वैसे ही राजभर, ये पहले कभी शेड्यूल कास्ट थे, नहीं आजकल तो एबीसी में शायद, या ओबीसी में। हाँ पहले शेड्यूल कास्ट में थे यूपी में। तो किसी ने मुकदमा लड़ के अपने को शेड्यूल कास्ट से अलग किया, तो राजभर एक हो गया मंत्री। तो ऐसा इंप्रेशन बनाया गया कि राजभर लोग मंत्री बन गए, यानी घर घर से राजभर। वैसे ही दलित समाज में कुछ नेता बहुत पैसा कमाए, बाकी लोग भी कमा रहे हैं, ऐसे ही लोग करते हैं तो ये भी कमाए। तो लगता है कि घर घर में पीएमसीएम नहीं, वो पैसा आ गया। जो एक बहुत माने जाने कवि राहुल नागपाल साहब हैं, उन्होंने तो कहा था कि फलाना नेता ने इतना पैसा बना लिया, तो क्या तुम सबों को उसमें लगा दिया है कुछ मैनेजर वगैरह, सीयू पीयू जो भी है। देख के एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी तो होता है ना। अरे तो ये साइकोलॉजिकल एवरेस्ट पे हमारा झंडा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ठाकुर को, ब्राह्मण को, बनिया को क्यों नहीं जरूरत पड़ती? वो लोग उतना तेज तरार नहीं है। नहीं, तो ये जो दलित समाज में का जो हिस्ट्री है, जो ऑपरेशन का, डिह्यूमनाइजेशन का जो हिस्ट्री है, उसको पलटने के लिए हम भी उन्हीं की तरह से हो जाएं, हुक्मरान बनेंगे, शासन करेंगे, हम बोलेंगे तो ग्लास में पानी ला के देंगे, ड्राइवर सैल्यूट मारेगा। ये सब चीजें कुछ नॉस्टैल्जिक नहीं, एकदम ड्रीम कर, डिल्यूजन कह सकते हैं इसको, कहेंगे हम। यानी कि डिल्यूजन का मतलब बहुत ही बेकार, विभ्रम पैदा करना एकदम। हाँ। तो दलित समाज में या किसी भी समाज में पॉलिटिकल पावर जनरली एक दलाल वर्ग पैदा करता है, और यह दलाल वर्ग बहुत जल्दी ही अपने समाज से कट जाता है। अब
ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेका, यही सब ना काम होता है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स से निकलते गए। आज बंगाल का हालत देख लीजिए, बंगाल का एलीट बंगाल से को छोड़ दिया, तो बंगाल की हालत देख लीजिए कि अगर दूसरी सरकार आ गई तो पहली सरकार में जो एमएलए था, एमपी था, उसके जिधर जा रहा है उस पर अंडा मारो, कीचड़ फेंको। गोवा में देख लीजिए, हम समझते थे क्रिश्चियन लोग बड़े अच्छे आदमी होते हैं क्रिश्चियन लोग थोड़ा अच्छे ही होते हैं, पर सत्ता के लिए देखिए वहां पर भी पतन। दिग्विजय सिंह साहब अपना होटल में बैठे हैं कि कल हम जाके बातें करेंगे, और वहां के नेता जो है रातों रात जो है पाला बदल लिए। तो ये जो पॉलिटिकल पावर के बारे में जो एक अजीब सा जो नॉलेज दलित समाज में गया है कि पॉलिटिक्स आते ही छू मंतर से सब कुछ हिस्टोरिक जो रॉन्ग जादुई ताकत है उसमें। हाँ, चुपचाप मरवाड़ी चुपचाप अपना धन बना रहा है, बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है, गर्मी में जाके कहीं घूम रहा है अच्छी जगह पर, और जो सत्ता की बात करते हैं वो जो है यहीं पर दलाली किए ठेके फेके में घूम रहे हैं। इनके बच्चों का भी कोई कैरियर नहीं है। बताइए। कोई बाबा साहब तो फेलोशिप की बात करते हैं। बहरहाल आपने कांग्रेस के दिग्विजय जी की बात की, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूँ, कि आज़ादी के पहले तो दलित के पास कुछ था नहीं, और ब्राह्मण के बारे में कहा जाता था कि निर्धन ब्राह्मण की एक कहानी है, स्कूल में पढ़ते होंगे ना, एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था, एक प्रतापी राजा था, तो निर्धन ब्राह्मण उसको ज्ञान देते थे। तो वेल्थ और लैंड न दलित के पास था अमूमन, ब्राह्मण भी हमारे तरफ तो लैंडलेस ही है बहुत सारे लोग। तो जो पूरा मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल कास्ट कम्युनिटीज क्लासेस, उसमें तो ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, और दलित भी है। तो क्या ये मिडिल क्लास से ही चंदा आता है? दलितों का तो बिजनेस है नहीं। बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग होंगे, अब शुरू हो रहा है थोड़ा 1% होंगे, वही बिजनेस, 1% भी नहीं। तो ये क्या इनके एजेंडा में ये कुछ समझ में आ रहा है? बाबा साहब ने तो लिथको से कह के फेलोशिप दिलवाया था लंदन, कहीं फेलोशिप एजेंडा में आ रहा है? अरे साहब, डॉक्टर साहब, जो बाबा साहब का पहला इनकाउंटर साउथ बारो कमेटी के साथ था 1919 में, 1919 जनवरी में मुझे लगता है, वहां पर दलितों में पैसे नहीं है, यह बात उस कमेटी को बता रहे हैं कि जो फ्रेंचाइजी का डिसीजन होगा कि कौन वोट डालेगा नहीं दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, किसकी योग्यता क्या होगी, उसमें एक वेल्थ और एजुकेशन भी था। वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों के पास तो धन है ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि बॉम्बे में एक अनटचेबल लेडी वाटरमेलन बेच रही थी, तरबूज बेच रही थी, तो किसी ने, मोहल्ले वाले ने पहचान लिया, तो जाके पुलिस में रिपोर्ट धन कमाने के सारे रास्ते बंद हैं, दायर कर दिया। यह बात तो बाबा साहब कहते हैं अपने पहले पब्लिक इनकाउंटर में, बाद में भी कहते रहे इस बात को। और फिर जब 1942 में जब लिथगो की कैबिनेट में गए, तो वहां पर भी CPWD के ठेके में शेड्यूल कास्ट के लोगों के होने की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो दलित समाज जो नेताओं के पीछे स्लोगन लगाते हैं और जय 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 कुछ करते रहते हैं, किसी नेता के एजेंडे में दलित पूंजीपति बने या दलितों में धन पैदा हो, उसकी क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, किसी के एजेंडे में है, जबकि मनु के एजेंडे में है कि अछूत के पास धन नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, धन अगर हो गया तो उसको छीन लेना चाहिए। डॉग्स एंड डंकीज विल बी द ओनली वेल्थ ऑफ अनटचेबल्स, गोल्ड को छू नहीं सकते हैं। तो मनुवाद के विरोधी जो जगह जगह, मैं समझता हूँ कि जितनी सब्जी की दुकानें नहीं होंगी, उससे अधिक एंटी मनुवादी होंगे दलितों में, जो मनु से लड़ रहे हैं।
लेकिन मनु से लड़ रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि धन बनाओ, बिजनेस में जाओ, ट्रेड करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, डीलर बनो। ये कोई भी क्यों नहीं कर रहा है? नहीं तो आपने दिग्विजय जी का नाम लिया, उन्होंने तो भोपाल, आप तो उसके आर्किटेक्ट थे, भोपाल तो दस्तावेज। दलितों ने दिग्विजय सिंह को भी निशाना बनाया और मुझे भी बनाया। चंद्रमाम प्रसाद दिग्विजय सिंह मिलकर धनियों का, दलितों का बनियाकरण कर रहे हैं। मतलब बनियाकरण होना खराब बात, खराब इसलिए है उनके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से कि अगर दलित कंफर्ट जोन में आ जाएगा, पैसे कौड़ी वाला हो जाएगा, तो फिर वह उसके अंदर एंगर नहीं होगा रेवोल्यूशन के लिए जो जरूरी है, सत्ता प्राप्त करने के लिए। जब तक उसमें फ्रस्ट्रेशन न हो व्यवस्था से, जब तक व्यवस्था से निराशा न हो, जब तक व्यवस्था की शासक जो कर रहे हैं शासन, उनके प्रति एंगर न पैदा हो, तब तक वह इधर ऑर्गेनाइज नहीं होगा। अच्छा, तो दलितों को परपेचुअली एंगर में रखना है, तो इसके लिए भूखे रखना है। अब भूखे का मतलब कि गुस्सा में रहेगा हमेशा, तो खाना भी नहीं खाएगा ठीक से, तो फिर वो कोई और व्यवस्था करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिग्विजय सिंह साहब ने जो दलित कैपिटलिज्म का नारा दिया था, जिसमें मैं भी शामिल था, हम तो यही कह रहे थे कि, जिसमें आप भी शामिल थे, भोपाल कॉन्फ्रेंस में 25 साल होने जा रहे हैं अगले साल, कि अगर मनुस्मृति में दलितों को धन बनाना मना है, तो दलितों की ड्यूटी है कि वो धन बनाए। यही बात तो कह रहे थे ना। इसमें बनियाकरण होने से बुरा क्या होगा? अगर दलितों का ये जो है दरियागंज पर कब्जा हो जाए, दिल्ली नंबर 6 को क्या बोलते हैं, पुरानी दिल्ली बिजनेस पर कब्जा, स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा हो जाए, 5 स्टार, तो इससे तो तकलीफ मनुवादियों को होगी ना। इससे तकलीफ दलितों को कैसे हो सकती है? पर दलितों में एक बहुत भारी तबका है जो जगह जगह गांव में है, इस बात के विरुद्ध प्रचार करने के लिए कि हमें अगर यह धन दौलत मिल गया तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिर तो सत्ता में आएंगे तो सब करेंगे क्या, ये बताइए ना। एक दलाल तबका पैदा करेंगे। नहीं, वो कहते हैं बाबा साहब ने कहा था दीवारों पर लिख दो, जाओ अपने। तो बाबा साहब का देखिए, एक इसमें मिस्टेक बाबा साहब की भी है। बाबा साहब को सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वह केवल राजगृह देखेंगे। यानी बाबा साहब इस इतने बड़े घर में रहते हैं, हमें भी रहना है। बाबा साहब की टंग यानी इंग्लिश नहीं पढ़ना है। उनकी लाइब्रेरी तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, इंडिविजुअल लाइब्रेरी, वो भी नहीं पढ़ना है। तो क्या लिखा है कि जाकर अपने गांव की दीवारों पर लिख दो कि हम सत्तावान बनकर आ रहे हैं, ताकि बाकी लोग देखें समझें। तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होता तो ये यह कह रहे हैं कि एक गवर्निंग क्लास। और एक बात मैं और बताता हूँ, आप ज्यादा ही पढ़ाकू हैं, लेकिन कई बार मैं कुछ चीजें निकाल लेता हूँ। जो उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ एक किताब जो लिखी थी, वो गांधी कांग्रेस, हाँ, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी डन टू द अनटचेबल्स, उसमें नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं उनके समाज में एक गवर्निंग क्लास है। ब्राह्मण का काम सिर्फ अकेले नहीं हो सकता है, उनके पास बनिया भी है। तो अगर बाबा साहब 1946 में जो किताब लिखे थे, उसमें यह कह रहे हैं कि नेहरू के साथ एक गवर्निंग क्लास है, वही ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो उनका डिफिनीशन है गवर्निंग क्लास का, अगर 1946 की किताब में आप बाबा साहब को पढ़ें और वही गवर्निंग क्लास का डिफिनीशन 1944 की स्पीच मद्रास वाली में डालें, तो लगेगा कि वो तो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन जिसको MP MLA कारपोरेटर बनना है,
बाबा साहब ने कहा था जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो और हम शासक बनेंगे। दीवार मतलब इतना, मतलब कि इतना ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अम्बेडकर। ये गलती 50% अम्बेडकर की है। उनको मालूम होना चाहिए कि उनके सामने जो बैठ के सुन रहे हैं बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पढ़ने का दुर्भाग्यवश मौका नहीं मिला है। ये देश विदेश नहीं गए हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर को देखे नहीं हैं, इंग्लिश की क्लासरूम में नहीं गए हैं। तो सिंपल भाषा में कहते कि भैया शासन करने लायक एक तबका चाहिए, तो पैसा कमाओ, बौद्धिकता कमाओ। तो बजाय यह समझने की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कह रहे हैं शासन करने लायक एक तबका बनाओ, स्टेट क्राफ्ट हैंडल करने लायक एक तबका बनाओ, जो नेहरू के पास है। तो लोग शायद इतना भ्रमित नहीं होते, लेकिन इतना अनपढ़ लोगों ने बाबा साहब को ठीक उल्टा उनके विचारों को लटका दिया। बहुत नुकसान। अब कई बार कह चुके हैं कि भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान पर मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्रवादियों का हमला हो गया है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन आजादी के 50-60 सालों में ही हुआ है दलितों में। लेकिन कोइंसिडेंटली हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी न कोई और पार्टी होती, लेकिन रही तो कांग्रेस पार्टी ही उस दरमियान। तो ब्राह्मणों का भी भला की, मुसलमानों का भी की। अर्जुन सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन भी लगा दिया एजुकेशन में, दलित का हुआ। लेकिन एज ए पार्टी, एज ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिबेट में चाहे कहीं भी इन बातों को आप देखते हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हो सकता हूँ जी। ऐसा नहीं कि खाना पीना बंद कर देंगे। नहीं, यू हैव ऑल डेमोक्रेटिक राइट टू डिसएग्री विद मी। कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 2 बार के लैंड सीलिंग एक्ट के द्वारा द्विजों की कमर तोड़ दी। जमींदारों, पैसे वाले पूंजीपतियों की, सबकी। अपर कास्ट को कांग्रेस ने कमजोर कर दिया। दलितों को एजुकेशन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवसर प्रदान कर मजबूत किया। तो अब कांग्रेस के लोगों में यह दम नहीं है कि जा के दलित बस्ती में, अहिर बस्ती में, कुर्मी बस्ती में, गुज्जर बस्ती में ये कहें कि जमींदारों के शासन से मुक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के सलाह के आधार पर नेहरू जी ने जमींदारी उन्मूलन करके आपका मुक्ति कर दिया। कांग्रेसियों में यह हिम्मत नहीं है, दलितों में इस तरह का इंटेलेक्चुअल टेस्ट नहीं है कि पता करे कि कैसे बाबू साहब जिनके दादा के शादी में 100 एलिफेंट गए थे, आज उनकी एक पुश्त जो है होमगार्ड के लिए खड़ी है भर्ती होने के लिए, मुर्गे का दुकान। तो दलितों में इतना इंटेलेक्चुअल टेस्ट नहीं, क्योंकि पिछले 40-45 साल में एक पता नहीं कौन सा संगठन पैदा हुआ, दलितों को अंधभक्त बनाया, अंधभक्त। तो जिस तरह से द्विजों में अंधभक्त पैदा हुआ, तो दलितों में भी अंधभक्त पैदा हुआ। और इसीलिए पूरा देश अब अतीत में जा रहा है। अतीत में जाने का मतलब दलित का तो नुकसान है ही, समण समाज भी जो मौज मस्ती किया है वह भी डूबेगा। आप देख लीजिएगा, डूब रहा है। आखिरी सवाल चंद्रभान जी, ये 2026 है, 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 29 में लोकसभा चुनाव है। तो इसमें आप क्या देखते हैं दलित समाज की ओर से, या पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, या दलित सिविल सोसाइटी की ओर से कोई एजेंडा सेटिंग होगा? अगर होगा तो कैसे, और नहीं होगा तो क्यों, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए, अभी आपने एक प्रयास किया था, 7 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाया था, दलित एजेंडा। आपने कांग्रेस पार्टी में इसको प्रस्तुत भी किया था, वो मैनिफेस्टो में आया भी था। हाँ, तो दिक्कत यह है कि जो आप करना चाहते हैं दलित मिडिल क्लास में उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड खाली टिकट है और जो आपको अब मतलब
वो खराब उदाहरण होगा, पर उसी से लोग समझते ठीक से, पर मैं उसको नहीं कहना चाहता। आपने सुना होगा एक शब्द था, एक फारूक शेख की फिल्म कौन आई थी जिसमें वो रेखा एक गाना गाती है, मुजरा गाती है। अच्छा, उमराव जान, उमराव जान शायद वही है। तो वहां पर देखिए कुछ रईस लोग हैं, वो मुजरा सुनने जाते हैं। तो जो दलित मिडिल क्लास तैयार हुआ है उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग तबका, वह ब्राह्मण के खिलाफ मुजरे का गाना सुनना चाहता है। खाली गाली गलौज, ये देश भगा देंगे, हाँ, ब्राह्मण देश को बाहर कर दो, मर जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएं, कोई इस तरह का रोमांस, कुछ इस तरह का एक गाना बना के पेश करे। इस बात की डिमांड दलित समाज में है। दलित समाज में एंटी मनुवादी पूंजीपति पैदा हो, स्कॉलर्स पैदा हो, फिलोसफर्स पैदा हो, अर्थशास्त्री पैदा हो, लोग देश विदेश यहाँ दुनिया का चक्कर मारे, ओलंपिक गोल्ड जीते, नोबेल प्राइज पाए, इस बात की डिमांड ही नहीं दलित समाज में है। क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते। हम लोग की बात सुनेगा नहीं कोई। आप जाएंगे, आप जैसे लोग पहुंचे असेंबली में, लोकसभा में, तो कुछ उम्मीद है, अदरवाइज अरे जब इस बात की डिमांड ही नहीं अपने समाज में है तो आप क्या कर सकते हैं? खाली क्या कांग्रेसियों के नहीं मालूम है कि दलित समाज जब इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू को माफ नहीं किया, राजीव गांधी को कितनी लाखों हजारों हजार लोगों को स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव उस समय तो मुझे याद है, तो उनको अगर माफ नहीं किया, मनमोहन जी को माफ नहीं किया, जिनकी वजह से आप लाखों करोड़ों दलित शहरों में आप फैक्ट्रियों में जा पा रहे हैं, बाबू साहब के घरों से छुट्टी मिली। अच्छा, एक बात बताइए, मैं भारत में थोड़ा बहुत घूमता हूँ, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमाम जगह जाते हैं, तो वहाँ बाबू जगजीवन नाम की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी और जगजीवन बाबू इन दो स्टारवॉर्ट है दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन। वैसे मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में इन जनरल उसका बाय प्रोडक्ट दलित मिडिल क्लास भी हो गया अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू। ये पूरे हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में क्या जात जात की पार्टियां और जात जात के नेता बन रहे हैं, इसीलिए जगजीवन बाबू को एकदम गर्त में धकेल दिया गया है। कि जगजीवन बाबू के बारे में भी दलित क्लास से ही उल्टा पुल्टा बात आता है कि ये तो बाबा साहब को धोखा दिए, तो दलाल थे, इस तरह की बात उनके दलित से ही। तो मैं वही बात मैं कह रहा था ना, दलित समाज को किसी ने, किसी विचारधारा ने, किसी मुहिम ने इस तरह से ट्रेन किया है कि जिसने थोड़ी भी दलितों की भलाई की उसको गाली देना है। अब आरएसएस भलाई नहीं कर रहा है, आरएसएस बीजेपी। आप इस पर वोटिंग करवा लीजिए, किसी भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा पॉलिटिकली समझदार दलित है, उससे कहिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कौन खतरनाक है, बोलेंगे दोनों खतरनाक है। बस बीजेपी का काम हो गया। इसी बात पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक कि कुर्सी दे दी है कि ताकि इनमें दलितों में एक ऐसा तबका पैदा हो जो ये बोले जितनी गंदी आरएसएस उतने गंदे कांग्रेस। कांग्रेस उनका काम हो गया। कांग्रेस आरएसएस की माँ है बस, एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है। इसी में आरएसएस ने इन्वेस्ट किया, और जिस उत्तर प्रदेश में आरएसएस कभी पैर नहीं रख पाया और बिहार में आज वहां राज कर रहा है। अब ये बात नहीं बोल दीजिए, बहुत सारे बोलना तो पड़ेगा ही, क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? तब गाली खाइए, फिर गाली खाएंगे तो देखा जाएगा। तो आप तो बिहारी हैं भैया, आप वो एक गाली देंगे तो आप इतनी घटिया गाली निकालेंगे कि डर जाएंगे, मैं कैसे निकालूं? क्यों, आप तो डलमऊ के शासक है ना। इसलिए तो मैं थोड़ा सा मतलब देश विदेश। डलमऊ में क्या चल रहा है? डलमऊ में वहां पर पासी, आप जानती हैं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का मुकाबला पासियों से ही हुआ ना। अच्छा, क्योंकि पासी चारों तरफ पाटलिपुत्र से लेकर के यहाँ से अफगानिस्तान तक शासन कर रहे थे, और पासी कम्युनिटी। वो कैपिटल क्या डलमऊ था? डलमऊ कैपिटल था। लखनऊ के आसपास कम से कम 150 राजा रहे होंगे, और सब ठाकुर ब्राह्मण वगैरह सब पासियों का पानी भरते थे। और पासियों का एक गुण था कि कहीं चोरी हो गई, किसी की भैंस चोरी हो गई, तो पासी लोग दिन
इकट्ठा होकर के भैंस को रिकवर करके मालिक को दे देते थे। किसी का जो है मटर काट लिया, किसी ने चना काट लिया, रात को चोरी कर लिया, पासी लोग उसको रिकवर करके वापस करते थे। पासी लोग, कोई किसी को गाली दे दिया। नहीं, अभी तो अब सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देख रहा हूँ कि जब उधर महाराष्ट्र में गले में मटकी पड़ी हुई थी और कमर में झाड़ू लगी हुई थी, हमारे कमर पे तलवार लटक रहे थे। सोशल मीडिया पे आ रहा है, आपको शायद आइडिया नहीं। हाँ, तो पासी लोग तो ऐसे ही थे ना। बाद में पता नहीं सुअर खाने में कैसे पहुंच गए। घर घर में राजा थे पासी, और दान पुण्य करते थे, सारे लोगों को करते थे, और ये सब एकदम पूछिए मान। हाँ, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि राशन कार्ड की लाइन में और वजीफे की लाइन में, फ्रीशिप की लाइन में, नौकरी की लाइन में चमार समाज को इधर उधर करके सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये है। बात कह रहे हैं तो राजपाट फिर आपको लेना है कि नहीं? अरे हर पासी को मिलना चाहिए। हर पासी परिवार से एक राजा होना चाहिए। हाँ, और गांव बांट दिए जाए पासियों में। हाँ, दुसाध जी लोग भी पीछे पीछे आएंगे। हाँ, अब कोई जाति में देख रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया में कोई एट्रोसिटी भी होता है, तो जिस जाति का है उसी जाति के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। अमूमन ये देखने में आ रहा है। तो ये तो मतलब एक तरह से जो बाबा साहब का ड्रीम था। हाँ, तो वो जो पॉलिटिकल पावर जो है सरक कर नीचे जाएगा, तो फिर सब जातियों में बंटेगा। तो फिर जो है खटिक भी, धोबी भी, वाल्मीकि समाज के लोग भी, कोरी समाज के लोग, दुसाध लोग, पासी लोग, ये सब लोग जो है सब में राजा महाराजा बनेंगे। गंभीर बाबा साहब लेकिन ऐसा सपना देखा नहीं। पर इसमें लूट रहा केवल एक समाज, चमार समाज, क्योंकि उसने सारी ऊर्जा लड़ाई में लगा दी, बाकी चतुर लोग अपना। नहीं, अब तो खैर अब हुक्मरान बनने में वो भी सबसे आगे है। खास तौर से आपके प्रदेश में बिहार का चमार लोग तो सोया हुआ आराम से चुपचाप देख रहा है। ज्यादा बढ़िया है। आपके यहाँ तो पूरा हलचल है, पूरा हलचल है। अब हम कहना नहीं चाहते कुछ आगे, पर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर कहीं से चैलेंज मिला है पूरे देश में, तो यूपी से, दलित समाज से। सारा फिलॉसफी उलट हो गया। अब आप जो भी समझिए। चलिए, तो ये चंद्रभान प्रसाद थे, बहुत ही बेल्लाग बोलते हैं, कड़क बोलते हैं, और बात जो कही जा रही है उसको सुनने समझने की जरूरत है। राजनीति, एक व्यक्ति के राजनीति करने से कुछ नहीं होता, एक पूरा एक सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप जाएंगे मंगल ग्रह में ना, ऊपर यान में, तो यान में एक खाली साइंटिस्ट का नाम आपको दिखेगा, कल्पना चावला एक नाम दिखा, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नाम दिखा, लेकिन उसके पीछे पूरा जो रॉकेट बनता है, जो यान बनता है, सिर्फ पूरी व्यवस्था काम करती है। जब व्यवस्था जिसके पास नहीं होगा, वो चांद पर नहीं पहुंच सकता है, वो मंगल पर नहीं पहुंच सकता है। तो जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए पहली प्री कंडीशन है कि आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, अदरवाइज आप ब्रोकर बनेंगे। ब्रोकर मतलब हिंदी में दलाल। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर रामा और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल। जय भीम, जय भीम, जय भारत।